गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नीट की तैयारी के लिए प्लस क्लास 11 के लिए पहला लेसन और पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि पहला यूनिट है द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें कि व्हाट इज लिविंग से स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर 1 है और स्टूडेंट्स इसमें जो हम लोग करेंगे क्लास 11 का भी होगा और साथ ही साथ जो नीट का तैयारी करने वाला है 2022 या 2023 दोनों के लिए ये अप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसीलिए ये सेकेंड ईयर का भी 12th का भी स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड कर सकता है। इवन जो स्टूडेंट की इस बार एग्जाम देने वाला है 2021 में, वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकता है, क्योंकि नीट के एग्जाम में क्लास 11 और क्लास 12 दोनों से आता है। सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट। तो आज का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज पहला है, इसीलिए थोड़ा सा पहले मेरे बारे में। दिस इज तिवल पर भारतीय, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, बीएड, एमएड, biology teacher in BBH SSS government of Assam, NET 3 times qualified and 1 time SET Northeast qualified, more than 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education for government of Assam, 12 research papers in international journals। मुझे तिवन कुमार भारती को गूगल स्कॉलर या गूगल पे भी सर्च किया जा सकता है, वहां पर भी मेरा डिटेल मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला, और स्टूडेंट्स बीच बीच में तुम्हें मोटिवेट भी करते रहेंगे कि किस तरीके से आसानी से एग्जाम को पास किया जा सकता है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी हमें जो ज़रूरत है अभी नीट के लिए, वो स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है, ना कि हार्ड स्टडी। हार्ड वर्क तो सभी कोई करता है, लेकिन सभी को क्वालिफाई नहीं करता नीट के एग्जाम में। इवन कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी को क्वालिफाई नहीं करता, कुछ लिमिटेड स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाता है। तो जिसमें से जिस लिमिटेड स्टूडेंट्स में तुम लोगों को होना है, ठीक है। तो जिसमें से कि आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा क्लास 11 का यूनिट 1 है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हम लोग डिटेल देखते हैं कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो हमारा यूनिट है, उसमें टोटल 4 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम एंड चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। ये 4 चैप्टर है। और स्टूडेंट्स यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक क्लास 11 में होता है, और यूनिट 6 से आगे होता है क्लास 12 में। दोनों को मिला के 11 12 दोनों को मिला के नीट के एग्जाम में आता है। सो हमें दोनों को 11 को और 12 को दोनों को अच्छे तरीके से करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे सीबीएसई तो सभी 10 स्टूडेंट को पास कर दिया, लेकिन बहुत सारे स्टेट में एग्जाम हो गया था 10th का, और बहुत सारा स्टेट्स में 10 का एग्जाम नहीं हुआ था और अभी भी पेंडिंग है, जिसका परिणाम है कि डाइवर्सिफाइड हो गया। कुछ स्टूडेंट पास करके 11 में चला गया और कुछ स्टूडेंट अभी भी 10 में ही पढ़ रहा है। ऐसे वो 11 के लायक है बिकॉज ऑफ द कोविड केस, कोरोना। तो बाय द वे हम उतना इंतजार नहीं कर सकते कि सभी कोई आएगा, तो इसीलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करें। जिनका छूट जाएगा तो टेंशन नहीं लेना है, मतलब जो, क्योंकि अभी 10 का भी एग्जाम है तो 10 को भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देके क्लास 11 का पढ़ाई स्टार्ट कर देना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्लास 10 को ध्यान में रखना है। और उससे भी बड़ी चीज़ क्या है कि जब ये आगे हो जाएगा, हम लोग का सिलेबस जल्दी ही कवर हो जाएगा, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 11 का हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो सबका छूट जाएगा लाइव क्लासेस, वो फिर से लाइव क्लास में अटेंड कर पाएगा। तो तुम लोग जब एनसीईआरटी की बुक उल्टाते हो तो देखते हो कि प्रत्येक यूनिट स्टार्ट होने के पहले किसी न किसी साइंटिस्ट का नाम हुआ करता है और उसके बारे में डिटेल रहता है। और हमारे जो नीट का एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन आ जाया करता है, इसीलिए हम इन्हें भी नहीं छोड़ सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब पेज उल्टाते हो तो उसी समय हमें नजर आ जाता है अर्नस्ट मायर जो पहला है। तो अर्नस्ट मायर में द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अर्नस्ट मायर को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अर्नस्ट मायर के बारे में ये पूछा जाएगा। दूसरा प्राइजेज, ये 3 प्राइजेज मिलने वाला पार्टी है, मतलब इनको 3 प्राइजेज मिला था, इसलिए इनको कहा था ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। जो इनको प्राइजेज मिला था, कौन कौन मिला था? पहला नंबर द बल्जन प्राइज इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड द क्रैफूड प्राइज इन 1999। ये तीनों चीज, मतलब एक तो द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी नंबर 1, और प्राइजेज जो 3 क्राउन्स ऑफ बायोलॉजी जो मिला था, ये चीज याद रखने का है। इसके अलावा एक बार सिर्फ देख लेना है बुक में भी और यहाँ पर भी। और स्टूडेंट्स जो यहाँ पर स्टडी मटेरियल जो अभी क्लास हो रहा है ना, इसका पीडीएफ इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब ये क्लास अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। तो साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उस ग्रुप में शामिल हो जाओ। ये सभी चीज का पीडीएफ भी वहां पर दिया जाएगा, मतलब एक तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा पीडीएफ का, और नीट का जो
चैनल है, यूट्यूब चैनल प्लस जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी मिलेगा। तो ग्रुप में शामिल हो जाओ, वहां पर इसके अलावा एमसीक्यूज वगैरह भी मिलेगा। आगे चल के कुछ दिनों के बाद जब कुछ चैप्टर्स हो जाएगा तो हम लोग मेंटी क्विज करेंगे साथ ही साथ, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहो। मेंटी क्विज होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रत्येक क्लास के बाद 10-10 क्वेश्चन हम लोग किया करेंगे, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द लाइफ, जो इस चैप्टर का स्टार्टिंग है। लाइफ क्या होता है? जो जिंदा है उसे लाइफ कहते हैं। तो लाइफ इट इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन व्हिच लीड टू, मतलब ये एक प्रकार का यूनिक क्वालिटी है, यूनिक प्रकार का और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, जो कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपने आप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करता है? और ऐसे लाइफ हम लोग जिंदा है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ क्वालिटी है जिसके आधार पे बोला जाता है कि लोग कुछ जीव जिंदा है या मरा हुआ है, मतलब लिविंग है। आइदर दैट ऑर्गेनिजम्स इज लिविंग और नॉन लिविंग, ये डिसाइड करता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जो कि हम लोग एक एक करके सारा कैरेक्टरिस्टिक्स को इन डिटेल देखेंगे। तो पहले ब्रीफ में देखते हैं। तो उसमें ग्रोथ होना चाहिए नंबर 1, मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग लिविंग कहेंगे, उसके लिए उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ होना पड़ेगा। नंबर 2 डेवलपमेंट होना पड़ेगा। नंबर 3 रिस्पॉन्सिवनेस होना पड़ेगा। और नंबर 4 एडेप्टेशन एंड लास्टली रिप्रोडक्शन। ये कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये सारा चीज होगा, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स, और कुछ है नेसेसरी कैरेक्टर्स, जो कि नहीं भी होगा तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये मस्ट है, होना ही पड़ेगा। अब इसमें से भी अलग अलग प्रकार है, सभी चीज को हम लोग डिटेल में एक बगल से हम लोग डिस्कस करते हैं। सो लेट अस मूव। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, कोई अगर लिविंग बींग्स है तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? पहला नंबर डिफिनिट शेप एंड साइज होगा, मतलब उसका एक पार्टिकुलर शेप एंड साइज होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर ह्यूमन बींग्स है तो उसका एक पार्टिकुलर एक डेफिनिट शेप एंड साइज होगा। हल्का फल्का चेंजिंग होगा, वो चलता है, बट उसका एक डेफिनिट शेप एंड साइज होगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। जैसे कि अगर हमारी बात करें तो टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, वेस्कुलर सिस्टम है, मतलब कनेक्टिव टिश्यूज है, अलग अलग प्रकार, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ऐसे ही कुछ होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं। और क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, मतलब वो साइज में भी बढ़ेगा, साथ ही साथ डेवलपमेंट भी होगा, उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, रिप्रोडक्शन होगा एंड होम्योस्टेसिस होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स का, जो कि ऑर्गेनिजम्स में डेफिनेटली होना पड़ेगा। और क्या होगा लिविंग बींग्स का? कॉन्शियसनेस होना है, एडेप्टेशन होना है, इवोल्यूशन होना है, मतलब इवॉल्व भी करना है अलग अलग क्वालिटीज, रिपेयर एंड रीजनरेशन, एजिंग एंड लास्टली, मतलब बूढ़ा भी होना है और लास्टली उसका डेथ भी होना है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम लोग प्रत्येक पॉइंट जितना भी यहाँ पर देख रहे हो, सभी को एक एक करके हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डेफिनिट शेप एंड साइज, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है, विच में चेंज विद इन ए नैरो रेंज, मतलब यहाँ पर जो शेप एंड साइज जो होगा वो डेफिनिट होगा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर चेंजिंग होगा तो एकदम नैरो रेंज होगा, बहुत माइन्यूट होगा। फॉर एग्जांपल्स, अगर इंसान की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग में अगर चेंजिंग है तो माइन्यूट डिफरेंसेस है ना, तो ये एक नैरो रेंज में चेंजिंग होगा। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मॉर्फस, और ये जो क्वालिटी है, मतलब कुछ डिफिनिट शेप एंड साइज होने का, इसीलिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसे मॉर्फस कहा जाता है। मॉर्फस मतलब लुक, ठीक है ना, तो इसीलिए मॉर्फस कहता है। जो नॉन लिविंग मैटर है टर्म एमॉर्फस, जो नॉन लिविंग मटेरियल्स है या लिविंग बींग्स है उसमें कुछ फिक्स्ड शेप एंड साइज होता है, लेकिन जो नॉन लिविंग है उसमें ये क्वालिटी होता ही नहीं है, तो इसीलिए उसको एमॉर्फस कहते हैं, क्योंकि उसमें डेफिनिट शेप एंड साइज नहीं होता। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को देखना है, वो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा इसमें। तो ये क्या है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स व्हिच आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। ये क्या होता है? इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स व्हिच आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर, मतलब यहाँ पर जो यूनिट्स एंड सब यूनिट्स है वो कुछ एक पार्टिकुलर मैनर्स के रूप में वो अरेंज रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अमीबा की बात करते हैं, पेन का कलर बदलना होगा। अगर हम लोग अमीबा की बात करते हैं तो उसका भी एक है
ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग इससे थोड़ा सा ज्यादा डेवलप ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, अगर हाइड्रा वगैरह की बात करते हैं, हाइड्रा तो इसका है अलग ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर इंसानों की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स के, तो ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सब में मतलब एक तरह से डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सभी का कुछ ना कुछ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए लिविंग बीइंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। और ये जो लिविंग बींग्स में जो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के कारण लिविंग बींग्स को ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, क्योंकि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है? दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट डिफरेंस है। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज ए परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म और होल ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अकम्पाइंड बाय इंक्रीज इन ड्राई वेट। मतलब जो ग्रोथ होता है उसका शेप, साइज, ये समय इंक्रीज को हम लोग ग्रोथ कहते हैं पार्टिकुलरली। और वो ग्रोथ किस में होना पड़ेगा? या तो उसका ड्राई वेट में इंक्रीज होना पड़ेगा, ड्राई वेट, या उसके मास में इंक्रीज हो, उसको भी हम लोग ग्रोथ कहेंगे, या उसके नंबर में हो इंक्रीज, उसे भी हम लोग ग्रोथ ही कहेंगे। मतलब ड्राई वेट इंक्रीज होना चाहिए, या मास इंक्रीज होना चाहिए, या नंबर होना चाहिए, या तो तीनों होना चाहिए। मतलब तीनों में से तीनों हो तो भी ग्रोथ कहलाएगा, दो भी होगा तो कहलाएगा, एक भी होगा तो कहलाएगा, लेकिन ये चीज होना पड़ेगा। मतलब ये इरिवर्सिबल होना चाहिए। अब जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, अगर एनिमल्स की बात करते हैं, तो जो ग्रोथ होता है अप टू ए पार्टिकुलर लिमिट होता है। जैसे कि मान लो मेरी बात करो, एक हाइट तक ग्रोथ हुआ, उसका हाइट रुक गया, अब नहीं बढ़ने वाला, तो ये कहलाएगा ग्रोथ। अगर प्लांट्स की बात करें तो अनलिमिटेड टाइम तक उसका ग्रोथ होते रहता है, जब तक कि प्लांट्स जिंदा रहेगा वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। परविंदर सिंह बाजवा, गुड इवनिंग, कैसे हैं परविंदर जी? तो ये तो हो गया अपना ग्रोथ का सिस्टम। परविंदर जी बहुत दिन के बाद आए हैं ना, आपसे बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है ऑनलाइन में। तो अब है डेवलपमेंट की बात। डेवलपमेंट क्या है? सम टोटल, मतलब द सम टोटल ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मतलब पूरे लाइफ टाइम में जो चेंजिंग होता है उसे कहते हैं डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल्स ग्रोथ, ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो ग्रोथ एक पार्टिकुलर एज आने के बाद रुक जाता है ना। जैसे मेरा, आप लोग का भी ऐसा टाइम आएगा कि एक पार्टिकुलर एज आने के बाद रुक जाएगा। बट डेवलपमेंट के बाद, डेवलपमेंट के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर मेरी बात करें तो मेरा डेवलपमेंट सब दिन होता रहेगा अप टू डेथ। मतलब मैं हमेशा पढ़ता रहूंगा, आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा, और आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी नॉलेज होता जाएगा। मतलब ओवरऑल ग्रोथ एंड मतलब पूरे लाइफ टाइम में जो चेंजिंग हो रहा है ना, उससे डेवलपमेंट कहते हैं। मेरा मेंटल डेवलपमेंट हमेशा होता रहेगा, आप लोगों का भी मेंटल डेवलपमेंट हमेशा होता रहेगा। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज लगभग डायरेक्टली रिलेटेड बट समथिंग डिफरेंट। ओके, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। मतलब मास में इंक्रीज और नंबर में इंक्रीज, दोनों ट्विन कैरेक्टर्स है ग्रोथ का। मतलब जैसे अगर हम लोग अमीबा की बात करते हैं, जैसे एक अमीबा है, आगे चल के इसका दो अमीबा हो जाएगा, ये भी इसमें ग्रोथ ही कहलाएगा, क्योंकि साइज बढ़ने के बाद कुछ दिन के बाद ये टूट जाएगा। तो अमीबा के केस में इसे भी हम लोग ग्रोथ ही कहेंगे। ठीक है, इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। जो बात अभी हम बोले, प्लांट्स में पूरा लाइफ टाइम तक ग्रोथ होते रहता है, जबकि एनिमल की बात करें तो पूरा लाइफ टाइम तक ग्रोथ नहीं होता, कुछ टाइम आने के बाद रुक जाता है। थ्री प्रोसेस इन्वॉल्व इन ग्रोथ, तीन प्रोसेस जो ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, क्या क्या? नंबर वन, सेल डिवीजन। जैसे कि अमीबा का केस बताए, सेल डिवीजन होता है, वो भी ग्रोथ के कैटेगरी में आएगा। सेल इनलार्जमेंट होता है, अगर सेल का साइज बड़ा हो जाता है, वो भी ग्रोथ के कैटेगरी में आता है। एंड सिक्रीशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस, जैसे कि सेल है आपस में जुड़ा हुआ, तो सेल के बाहर ये सब्सटेंस कुछ बनाता है, इसे एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस कहते हैं। मतलब जो रिलीज होता है वो भी ग्रोथ के कैटेगरी में ही आएगा। मतलब तीन चीज, एक सेल डिवीजन अगर हो रहा है ग्रोथ कहलाएगा, अगर सेल इनलार्जमेंट हो रहा है ग्रोथ कहलाएगा, अगर एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस का सिक्रीशन हो रहा है वो भी ग्रोथ कहलाएगा। और यहाँ जो केस देख रहे हो ये प्लांट का ग्रोथ है, दिख रहा है ना मेरे पीछे। चलो मैं हट जाता हूँ। ये प्लांट जन्म लेता है और जन्म के साथ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द ग्रोथ इन द प्लांट्स, और ये लाइफ टाइम तक के लिए प्लांट्स में चलते रहता है। अब हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, यहाँ पर दो टर्म इन्वॉल्व है, एक है इंटरसेप्शन और दूसरा है एक्रिएशन।
इंटरसेप्शन एंड एक्रिएशन, ये क्या होता है इंटरसेप्शन एंड एक्रिएशन, हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेप्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इनसाइड देयर बॉडी। मतलब ये बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, अंदर में मटेरियल्स, नया नया मटेरियल जुड़ रहा है, जैसे कि एम्ब्रायोनिक फेज में। अगर तुम लोग सेकेंड ईयर से बिलोंग करते हो बच्चे तो भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि जो नीट का एग्जाम होगा तो अभी जस्ट 7 बजे से हम लोग का सेकेंड ईयर मतलब 12th का क्लास होता है, और 9 बजे से आज से स्टार्ट हुआ है 11 का क्लास। और नीट के लिए दोनों, अगर नीट का तैयारी कर रहे हो तो दोनों क्लास अटेंड करना जरूरी है। मतलब 7 बजे वाला जो 12th का होता है और 9 बजे वाला जो 11 का क्लास हुआ करता है, क्योंकि दोनों में रहता है। तो वहां पर अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं, जहां पर ये जो देख रहे हो ना, ये सारा चीज वहां पर काफी डिटेल में है। तो यहां पर क्या होता है, एम्ब्रायोनिक फेज जो होता है, छोटा सा जायगोट होता है, ऐसे हम इतना बोल रहे हैं, इतना बड़ा नहीं, एकदम पिन साइज का हुआ करता है। अब वो पिन साइज का है, उसी से बढ़ते 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 होता है। तो वहां पर क्या है, बॉडी के इंटरनल साइड में अंदर से मटेरियल जुट रहा है। फॉर एग्जांपल जब वो ज्यादा छोटा था तो जो फर्स्ट टाइम डेवलप किया था हार्ट बीट हो रहा था, जिससे कि बताए थे कि स्टेथोस्कोप से भी अगर ध्यान से सुनोगे तो सुन सकते हो, बहुत फास्ट हार्ट बीट होता रहता है बच्चे का। फिर इंटरनल मटेरियल जुड़ता जाता है और इतना बड़ा बन जाता है, और उससे भी आगे बढ़ते बढ़ते मेरे जैसा, तुम लोग के जैसा हो जाता है, जो कि ये अंदर से मटेरियल जुट रहा है, इंटरनल ग्रोथ हो रहा है, एडिशन ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। सो दिस इज नोन एज इंटरसेप्शन। Right now, coming to the after interception, accretions. Accretion, non-living articles increase in size due to addition of similar materials on their outer surface. अब जो नॉन लिविंग मटेरियल्स है, फॉर एग्जांपल क्रिस्टल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन एक्रिएशन जो होता है यहाँ पर ये नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर क्या होता है कि बाहर में, क्रिस्टल के बाहर में और भी मटेरियल जुड़ता जाता है और उसका साइज बड़ा होते जाता है, जो कि यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो। तो इसको क्या ग्रोथ बोलोगे क्या? सो ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ग्रोथ के आधार पे ही डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे स्टोन्स भी बढ़ता है, क्रिस्टल्स भी बढ़ता है, माउंटेन्स भी बढ़ता है। जानते होगे कि पहाड़ भी, हिमालय भी दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, रॉकी माउंटेन्स भी लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है ना, वैसे ही क्रिस्टल्स भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन ग्रोथ हो रहा है ना, डेफिनेटली ग्रोथ हो रहा है, लेकिन किस टाइप का ग्रोथ हो रहा है? एक्रिएशन। इंटरसेप्शन जो है वो है ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और एक्रिएशन जो है वही नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग मटेरियल्स के लिए। बट growth is also a characteristic of living organisms, but growth is not a defining property of living organism. For example, ये माउंटेन में भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन माउंटेन को लिविंग कह सकते हो क्या? नहीं। ये जो क्रिस्टल देख रहे हो इसमें भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन इसको लिविंग कह सकते हो क्या? नहीं। लेकिन हाँ, ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू द ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस। ग्रोथ क्या क्या सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है? नंबर 1, प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस ग्रोथ प्रोड्यूस करता है, और एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। कुछ देर पहले, अभी जस्ट इसके पहले वाला स्लाइड में बताए थे, यहां पर देख लो। अच्छा चलो देख लो। यहां पर देख लो, है ना, एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। इस जगह पे हम लोग डिस्कस किए हैं एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। तो वैसे ही यहां पर है जो ग्रोथ होता है, प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज एंड एपोप्लाज्मिक इंक्रीज। तो हम लोग दोनों को देखते हैं। द प्रोटोप्लाज्मिक, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग मैटर लाइक साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के मटेरियल में जो इंक्रीज हो रहा है, कंपोनेंट जो इंक्रीज हो रहा है साइटोप्लाज्म, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, फ्लूइड वगैरह जो इंक्रीज हो रहा है, दिस इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, राइट। और एपोप्लाज्मिक क्या होता है? दीज आर नॉन लिविंग मटेरियल्स फॉर्म बाय द सेल्स। इसीलिए बताए थे कि सिक्रीशन ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल सेल वॉल, ये नॉन लिविंग हो जाता है। बोन, मैट्रिक्स, फाइबर्स, ये सभी मटेरियल्स है जो कि लिविंग सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, लिविंग सेल्स के द्वारा मटेरियल प्रोड्यूस किया गया है। दैट इज द एपोप्लाज्मिक, सेल के बाहर बनता है, right। Now coming to the next, metabolism. Metabolism is also a characteristics of the living organisms. अभी जो लिस्ट देखे थे उसमें देखे थे, तो क्या होता है? It is sum total of various biochemical reactions occurring in a cell. ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन जितना भी सेल के अंदर हो रहा है, मतलब डाइजेशन, रिस्पायरेशन, ये सारा चीज
मेटाबॉलिज्म कहलाता है। डाइजेशन, रिस्पायरेशन, केटा, ये सब कुछ कहलाता है मेटाबॉलिज्म। मतलब जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है सेल के अंदर, इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें क्या बोले थे, ग्रोथ में, ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि जो नॉन लिविंग है वो भी ग्रोथ करता है। बट इन दिस केस मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म रहेगा ही रहेगा और सिंपली सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही में ही होगा। अब मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होगा, नंबर 1 एनाबॉलिज्म और नंबर 2 कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट वन इज द मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, कभी भी माउंटेन मेटाबॉलिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी क्रिस्टल मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। सो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मतलब मेटाबॉलिज्म को डिमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है सेल फ्री सिस्टम में। फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी में, जो विवेकानंद विद्यालय का स्टूडेंट से अगर देख रहे हो तो पता चलेगा, जब बायोलॉजी लैब में आओगे तो करके भी दिखलाएंगे। स्टार्च में अगर तुम लोग माल्टेज डाल देते हो, एमाइलेज डाल देते, तो वहां पर रिएक्शन शो करता है, एमाइलेज रिएक्शन शो करता है। तो बॉडी के बाहर में हो रहा है, तो वही सेम टू सेम जो बॉडी के अंदर होता है वो भी बाहर के अंदर डिमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है, बट उसको मेटाबॉलिज्म रियली में सेल के अंदर जो होता है। सो एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉन लिविंग। मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर हो रहा है, टिश्यू के सेल के बाहर हो रहा है टेस्ट ट्यूब में, इसलिए उसको वो लिविंग भी नहीं कह सकते और उसको नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन शो कर रहा है। लेकिन ये कंडीशन है कि सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होना चाहिए, उसे हम लोग लिविंग बोलेंगे। तो इसलिए दोनों के बीच में रह सकते हैं, लाइक वायरस। तो सो मेटाबॉलिज्म को अगर एक फ्री रूप से डिफाइन करने की बात आए तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। नंबर 1, हमें मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर टफ क्वेश्चन पूछता है, पहले एम्स में एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था, हो सकता है नीट में भी पूछा जाए, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन रहता था और वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और नीट में भी धीरे धीरे लेवल क्वेश्चंस का बढ़ते जा रहा है, तो वहां पर भी थोड़ा इस ढंग का लेवल्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए ये सभी चीज को अच्छे से समझना जरूरी है। और स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के लगातार हमेशा कांटेक्ट में रहना, लगातार एनसीईआरटी को पढ़ते रहना है। ओके, तो सो मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं है, लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग है ही। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इज इन विट्रो आर नॉन लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। ये जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो मतलब कल्चर मीडिया में जो रिएक्शन करवाया जा रहा है वो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन वो जो रिएक्शन है वो लिविंग रिएक्शन है। ओके, एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का ये लाइफ फॉर्म का डिफाइनिंग फीचर है। नाउ कमिंग टू द एनाबॉलिज्म, दो टाइप देखे थे ना, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो हम लोग पहला देखते हैं एनाबॉलिज्म। क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, क्योंकि एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है क्लोरोफिल में, जो कि ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वाटर नीचे से लेता है, ग्राउंड से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है और बना देता है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। और कैटाबॉलिज्म इसका जस्ट उल्टा होगा, अगर ग्लूकोज या कोई भी चीज अगर टूट रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में। सो इट इंक्लूड्स ऑल द बिल्डिंग अप रिएक्शंस, ये जितना भी मेकिंग रिएक्शंस होता है वो बिल्डिंग अप बनाने वाला रिएक्शंस सब इसमें एनाबॉलिज्म में शामिल है। इट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है और बनाने वाला जो प्रक्रिया एक ही चीज, एग्जांपल इसका फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हो यहाँ पर वही हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है एयर से, ग्राउंड से वाटर जा रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट इज द कैटाबॉलिज्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स ऑल द ब्रेकडाउन रिएक्शंस, यहाँ पर जितना भी ब्रेकडाउन रिएक्शंस होता है सब यहाँ पर शामिल है। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसका ब्रेकडाउन, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। एंड एग्जांपल्स आर रिस्पायरेशन एंड डाइजेशन। रिस्पायरेशन और डाइजेशन इसी का एग्जांपल है कैटाबॉलिक रिएक्शंस का। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है।
नाउ कमिंग टू द रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड एट लाइफ एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अगर सिमिलर काइंड का न्यू ऑर्गेनिजम्स बन रहा है उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर जो ये केस देख रहे हैं ये बैक्टीरिया का केस है, बैक्टीरिया। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया से बहुत सारा बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन है। अगर एक जानवर से बहुत सारा जानवर का होता है ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब नंबर ऑफ अगर इंक्रीज हो रहा है इंडिविजुअल्स का सिमिलर टाइप, जैसे कुत्ता तो कुत्ता ही पैदा करता है, इंसान इंसान ही पैदा होता है ना, गधा से गधा, पेड़ से पेड़, पेड़ में भी आम का पेड़ आम का ही पेड़ बनाता है। सो सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जब प्री एग्जिस्टिंग से एराइज होता है दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन एंड इट इज नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स। और ये जो रिप्रोडक्शन है ये इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। It distinguishes living from non-living, but it is not defining feature of life। ये जो रिप्रोडक्शन है लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है। मतलब रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता, बट ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी होता है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल स्टेराइल होता है, बहुत सारा मेल भी स्टेराइल होता है, लेकिन इसका स्टेराइल होता है या तो बहुत सारा शादी करने के लिए तैयार नहीं होता, शादी करना ही पसंद नहीं करता। फॉर एग्जांपल अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे बहुत सारा है जो कि शादी नहीं करते। क्या उनको लिविंग नहीं कहोगे? क्या डेफिनेटली लिविंग कहोगे। सो दिस इज नॉट आइडेंटिफाइंग, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बट ये आइडेंटिफाइंग, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है लिविंग से नॉन लिविंग को। राइट। टू मेन स्ट्रेटजी ऑफ रिप्रोडक्शन आर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब रिप्रोडक्शन भी 2 प्रकार का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, जो कि बताए। और ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल तो अभी रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग सेकेंड ईयर में, मतलब 12th के क्लास में यही चल रहा है, रिप्रोडक्शन ही चल रहा है। तो अगर उसमें पढ़ना है डिटेल में तो जान सकते हो, और ये नॉलेज होना चाहिए सभी को, चाहे वो 11 में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो या 12th में पढ़ने वाला हो, क्योंकि जो 11 में हो तो 12th में जाना तो है। और अभी टाइम भी ये पढ़ सकते हैं आराम से। 7 बजे से क्लास 12 का क्लास होता है और 9 बजे से क्लास 11 का आज से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो मैं शाम को 6 से 7 में अवेलेबल रहता हूँ सभी के जवाब देने के लिए। 7002219244 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, व्हाट्सअप किया जा सकता है, टेलीग्राम किया जा सकता है, कुछ भी हो। मैं 6 से 7 के बीच में तुम लोगों का फोन रिसीव करने के लिए रहता हूँ। ओके, तो अब रिप्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन जो एक आइडेंटिफाइंग फीचर है in unicellular organism like bacteria, unicellular algae, amoeba, reproduction is synonymous with growth। तो ये जो अमीबा, यूनिसेलुलर एल्गी, बैक्टीरिया, ये सब में रिप्रोडक्शन का मतलब ग्रोथ होता है। मतलब उसमें साइज नहीं बढ़ता, बस नंबर बढ़ जाता है, 1 से 2, 2 से 4। जो यहाँ पर अभी देख रहे हो, यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के रूप में यूज कर सकते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं। एंड रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जो अभी बताए एपीजे अब्दुल कलाम। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। और कोई भी नॉन लिविंग मटेरियल ऐसा नहीं है जो कि रिप्रोडक्शन कर सकता है या उसमें कैपेसिटी होता है। राइट, क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। नाउ कमिंग टू द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज important. It is the maintenance of constant and favorable environmental conditions suitable for functioning of the body organs. Body organs को फंक्शन करने के लिए जो अपने अंदर का जो सुटेबल कंडीशंस को बना के रखा जाता है उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। क्या होता है ये? फॉर एग्जांपल तुम लोग देखते हो कि अगर बाहर में ठंडी का दिन आ जाता है और थर्मामीटर से तुम अपना टेम्परेचर चेक करो उतना ही मिलेगा। गर्मी का दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है बाहर में, 80 के 70, 80, 55, कितना भी टेम्परेचर तुम अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करो उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गया तो फीवर है, कम हो गया तो प्रॉब्लम है। तो अपने बाहर का टेम्परेचर पे डिपेंड ना करके अपने शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर मेंटेन करता है, शरीर के अंदर का जो इन्वायरमेंट को मेंटेन किया जाता है, दैट मेंटेनेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज होम्योस्टेसिस। ठीक है, यहाँ पर इसी चीज को दिखलाया गया है। मतलब अगर शरीर के अपने अंदर की इन्वायरमेंट को मेंटेन किया जाता है उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। और ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिजम्स का। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आज पहला क्लास था इसलिए इतना ही रहेगा। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो
तो आप पूछ सकते हो, या हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7002219244, इस पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, मैं प्रत्येक दिन शाम को 6 से 7 के बीच में अवेलेबल रहता हूं तुम लोगों के कॉल का जवाब देने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और अगर क्लास के टाइम में पूछना हो, बहुत स्टूडेंट को नहीं पता था कि 9 बजे से क्लास 11 का क्लास होगा, इसलिए हो सकता है तुम लोगों में से बहुत का छूट गया होगा, लेकिन आज से रेगुलर होगा क्लास 11 9 बजे से और क्लास 12 7 बजे से, ये रेगुलर क्लास होगा। तो जो नीट का तैयारी करने वाले वो दोनों क्लास अटेंड कर सकते हो, लेकिन जो सिंपली 11 का ही है वो सिंपली 9 बजे से कर सकते हो। लेकिन अगर नीट का भी तैयारी करना है तो 7 बजे और 9 बजे दोनों क्लास को अटेंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, मतलब कल। ओके बाय।